हाँ तो गाइस हमने C4 प्लांट देख लिए थे। सेम उसी जैसी प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी नहीं मिलेगी आपको। एक ही सेल में दोनों प्रोसेस दिखाई देंगी जो हमने C4 प्लांट में देखी थी। इन्हें बोलते हैं आप क्रुसलेसी। जो सोकुल होता है उसके सदस्यों में ये प्रोसेस चलती है, जिसे आप बोल सकते हैं क्रुसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सदस्यों में CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है? रात्रि में। CO2 का फिक्सेशन कहाँ होगा? रात्रि में, क्योंकि इनमें स्कोटो एक्टिव रंध्र मिलते हैं जो कि रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे प्रथम स्थायी उत्पाद यहाँ पे भी 4 कार्बन वाला बनता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जैसे ही हमने C4 प्लांट में देखा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसको ग्रहण करने वाला, प्रथम CO2 को ग्रहण करने वाला क्रियाकारक होता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होता है। इसमें 1 कार्बन जुड़ जाएगी तो आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का स्थायी उत्पाद मिल जाता है। ठीक है, सेम उसी जैसी प्रोसीजर है। हमने यहाँ पे एक NADH2 का यूज किया है और आपकी मैलिक एसिड बन गया है। हम मैलिक एसिड यहाँ पे कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये एक ही सेल में चल रहा है। क्रेंज एनाटॉमी C4 में थी, यहाँ पे नहीं है। तो मैलिक एसिड को एक CO2 मुक्त हो गई है। यहाँ पे दूसरा ये कार्बोक्सिलेशन था, CO2 जुड़ा था, यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन है, CO2 अलग हुआ है, जो कि पहले बंडल सीड सेल में होता था। अब ये CO2 यहाँ C3 साइकिल में पहुँच के आपके C3 साइकिल के द्वारा इंटर कर जाएगा। ओके, जिसमें आपकी एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए कितने ATP और NADPH2 चाहिए? यहाँ पे चाहिएंगे आपके 3 ATP और 2 NADPH2। ठीक है, एक CO2 के स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं हम, और हमें ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार ये स्थिरीकृत करानी पड़ेगी, तो आपको 6 से गुणा कर देना है सभी में। अब पायरुविक, अब मैलिक एसिड से पायरुविक अम्ल चेंज होता है, यहाँ पे NADPH2 का निर्माण होता है। तो ना तो इसका लॉस हुआ, ना इसका गेन हुआ है, ना इसका लॉस होता है, जैसा कि हमने C4 प्लांट में देखा था। अब पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा 1 ATP का यूज करके। यहाँ पे एक ताप संवेदी एंजाइम और पायरुवेट फॉस्फेटाइकाइनेज आ जाता है, जो कि फॉस्फोराइलेशन करवाता है। तो 1 ATP यहाँ से हट गया, आपको AMP और IP मिल जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ADP, एडेनिन डाइफॉस्फेट। अब इसे तोड़ने के लिए भी 1 ATP चाहिए होता है, तो यहाँ पे 2 ATP चाहिए होते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, अब यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है, वहाँ रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पे पेप्केज एंजाइम मिलेगा आपको। ओके, अब देखिए कैम प्लांट में प्रथम CO2 ग्लाइकॉन होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक 3 कार्बन वाला होता है, और प्रथम उत्पाद होता है स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। इसके एग्जाम्पल हैं पाइनएप्पल, जिम्नोस्पर्म वेलविशिया, ब्रायोफिलम स्पीसीज, ओपेंसिया, एलोए, अगेव, यूफोर्बिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक ग्लूकोज के उत्पादन के लिए कितने मिल रहे हैं आपको? 12 NADPH2 प्लस 18 ATP C3 साइकिल से मिलेंगे, और जो अलग से ATP जो हमने फॉस्फोराइलेशन करवाया था वहाँ से आपको 12 ATP मिलेंगे। ठीक है, 12 और 18 आपके कितने हो गए? ये 30 हो गए, और एक NADPH2 से आपको 3 ATP मिलते हैं, तो 12 NADPH2 से कितने मिलेंगे? 36 प्लस 30 बराबर आपको 66 ATP। यहाँ पे एक ग्लूकोज उत्पादन करने के लिए प्लांट को 66 ATP खर्च करने पड़ेंगे। ओके, तो कैम प्लांट हमने देख लिए हैं, पूरी प्रोसेस पहले जैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। बस इतना याद रखना है, यहाँ पे नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, दिन में क्लोज हो जाते हैं। नाइट में ही पहला कार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक बन जाता है, फिर मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड से एक CO2 मुक्त होने पे वो C3 साइकिल में चली जाएगी, और मैलिक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाएगा पाइरुविक अम्ल में। अब इसका फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा पेप में। ओके, यहाँ पे आपके 2 ATP चाहिए होते हैं, क्योंकि 1 ATP यहाँ, और इससे जब ADP बन जाएगा तो इसे ATP में चेंज करने, इसके लिए भी, इसे तोड़ने के लिए वापस से 1 ATP की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 66 ATP चाहिए होंगे आपको
कैम प्लांट में एक ग्लूकोज बनाने के लिए। पहला स्थिरीकरण कब हुआ है? पेप्कीज एंजाइम द्वारा हुआ है दिन में, रात में। और अंतिम कार्बोक्सिलेशन कब हुआ है? रूबिस्को के द्वारा हुआ है। कब? स्टोमेटा बंद होते हैं जब, दिन में। तो ये याद रखना है आपको। अगर C4 प्लांट से तुलना करें तो आप जहाँ पे आप मीजोफिल सेल्स रखते थे वहाँ पे आप नाइट रख दीजिए, और जहाँ पे आप बंडल सेल रखते थे वहाँ पे आप दिन वाला स्टोमेटा रख दीजिए। तो आपकी कैम प्लांट का एनालॉजी हो जाएगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों प्लांट को याद रखना। आई होप गाइस आपको दोनों कैटेगरी के प्लांट अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स।